Very good morning, students. Welcome to today's online class. Today, we are going to start our new topic, new chapter number 14, that is oscillation. And this is another kind of phenomena, natural phenomena, which occurs in nature and related to the concept of physics. ये जो फिनोमिना होता है, हमको पता है कि जितने नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, all these phenomena are acceptable, या these laws are these phenomena are they follows the laws of physics. ये सब क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं. तो इन दैट केस दिस इज अनदर काइंड ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ऑसिलेशन, जो कि हमारे नेचर में हो रहा है. बट जब तक हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स के बेसिस को नहीं जानेंगे, बेसिक्स को नहीं जानेंगे, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सी बॉडी ऑसिलेशन कर रहा है, कौन सा बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रहा है, या ये जो फिनोमिनाज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं. क्योंकि हम अभी भी एक्चुअल देख लिए होंगे वो फिनोमिनाज को, या जानते होंगे कि ये चीज़ ऐसा हो रहा है, लेकिन यही ऑसिलेशन है हमको अभी नहीं पता है. सो वही हम स्टार्ट करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि ऑसिलेशन जो नेचुरली फिनोमिना हो रहा है उसमें ऑसिलेशन हम किसको बोलेंगे, कौन सी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ पीरियोडिक मोशन. ऑसिलेशन को समझने से पहले हमको वी हैव टू नो अबाउट द पीरियोडिक मोशन. व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? सो पीरियोडिक मोशन मतलब जब कोई बॉडी किसी एक पाथ को बार बार इक्वल टाइम इंटरवल के बाद बार बार जब रिपीट करता है. फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सन होता है उसके अराउंड अर्थ या जितने प्लैनेट्स हैं, देयर आर 9 planets which are revolving around the sun. सन के चारों तरफ 9 प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इन इलेप्टिकल ऑर्बिट. जिसमें से हम पर्टिकुलर अर्थ की बात करें तो ये जो रोटेशन करता है, एक कंप्लीट रोटेशन किसी एक पाथ में कर रहा है. ये जो पाथ होता है, इस पाथ का शेप होता है इलिप्टिकल, इलिप्स के शेप का होता है, इसलिए इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है. दिस इज द पोजीशन ऑफ सन. और ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में सन के अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है. अब यहां देखते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन करने में इसको टाइम लग रहा है कितना, 365 डेज एंड अबाउट 6 आवर्स. इतना टाइम में ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा है. तो जैसे ही ये कंप्लीट रोटेशन करेगा, इतने टाइम लगाएगा कंप्लीट रोटेशन के बाद, लेकिन उसके बाद स्टॉप नहीं करेगा, फिर से उसी पाथ को रिपीट करेगा. फिर नेक्स्ट 365 डेज और 6 आवर्स लेके फिर सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा, फिर उसी पाथ में थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा. ऐसे ऐसे ये कंटिन्यूसली अपने पाथ को रिपीट करते जाएगा. एंड दिस मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. सो पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? Any motion that repeats itself over and over again. Any motion that repeats its path, या repeats itself over and over again in interval of time, regular interval of time, equal interval of time या regular interval of time, known as periodic motion. For example, हम एग्जाम्पल लेते हैं घड़ी का. जो हैंड्स होते हैं, वॉच के जो हैंड्स होते हैं वो मोशन करते हैं. जो सेकंड निडल होता है, सेकंड निडल वो होता है, वो क्या करता है, रोटेट करता है. तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए वो कितना टाइम लेता है? जो मिनट का जो निडल होता है वो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए 12 से स्टार्ट होगा, वापस 12 तक आएगा, वो कितना टाइम लेगा? 60 मिनट्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वॉच 12
6, 3 एंड 9। यहाँ से स्टार्ट करेगा एक कंप्लीट रोटेशन के लिए 60 मिनट्स लगाएगा, और जितना भी रोटेशन करेगा वो सभी कंप्लीट, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, हर रोटेशन के लिए वो 60 मिनट लगाएगा। मीन्स हर अगेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो उतना ही कंप्लीट एक रोटेशन कर रहा है। तो सिमिलरली सेकंड, जो सेकंड का हो गया, मिनट का हो गया, सेकंड नीडल के लिए देखेंगे तो वो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना लगाएगा, 1 मिनट। और इन केस ऑफ हॉर्स नीडल, जो सबसे छोटा नीडल होता है, वो कंप्लीट रोटेशन के लिए 12 आवर्स लगाएंगे। तो इसमें क्या है कि सभी जो नीडल्स हैं वो इक्वल टाइम इंटरवल पर कंप्लीट रोटेशन कर रहा है। दैट इज द पीरियोडिक मोशन। तो एग्जांपल, पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? एक तो रोटेशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सेकंड इज नीडल, मोशन ऑफ नीडल इन द वॉच, एंड हार्ट बीट। हार्ट बीट भी एक, अगर हम एक नॉर्मल हार्ट बीट का बात करें तो नॉर्मल हार्ट बीट भी क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल टाइम्स में क्या करता है, वो हार्ट बीट होता है। सो दैट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। नाउ पीरियोडिक मोशन में हम देखते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड, इसका डेफिनेशन देख लेंगे। टाइम पीरियड इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर which the motion is repeated. The smallest interval of time, after which the motion is repeated, या इसको हम बोल सकते हैं कि path is repeated, कि जब एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करना स्टार्ट करता है, दैट टाइम इंटरवल इज नोन एज टाइम पीरियड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, एंड एसआई यूनिट इज सेकेंड, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिए हैं। अब देखते हैं कि मेन पॉइंट पर आते हैं, व्हाट इज ऑसिलेशन। हमने पीरियोडिक मोशन देख लिया, पीरियोडिक मोशन का ही एक केस होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में देखते हैं कि व्हाट इज ऑसिलेशन, एंड इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि पीरियोडिक मोशन से कैसे, इसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है। सो लेट अस सी ऑसिलेशन। इन दैट केस ऑसिलेशन में भी इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीटेशन किया जाता है, बट इन दैट केस ऑसिलेशन के केस में जो होता है वो उसके मीन जो पोजीशन होता है उसके बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में होता है। द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज अराउंड द बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर हम एक पेंडुलम लेते हैं, दिस इज पेंडुलम, और हम इसके मीन पोजीशन को लेते हैं यहाँ पर, तो यहां से हम कुछ डिस्प्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, मान लेते हैं कि हम एक्स डिस्प्लेसमेंट करते हैं। एक्स डिस्प्लेसमेंट करने के बाद उसको जब छोड़ देते हैं तो क्या होगा, यहां से अपने मीन पोजीशन पर आएगा और मीन पोजीशन से फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद फिर यहाँ से अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरीके से जो मोशन होता है, ये मेन पोजीशन हो गया, मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, दिस इज नोन एज द ऑसिलेशन। इसमें भी वही हो रहा है, ये दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, बट इन पीरियोडिक मोशन इसमें एक केस और लगा हुआ है, व्हाट, कि ये मीन पोजीशन के दोनों साइड में,
मीन अबाउट द मीन पोजीशन क्या होता है, टू एंड फ्रो क्या करता है, मूवमेंट करता है, मोशन करता है। और इसका जो मीन पोजीशन है इसके दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। और लेकिन पीरियोडिक मोशन भी है, क्यों? क्योंकि यहां से जिस डायरेक्शन में यहां से गया एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, और यहां से वापस आने के बाद इस पाथ को फिर फॉलो कर रहा है, सेम टू सेम पाथ को हर इक्वल इंटरवल टाइम के बाद ये सेम पाथ को फिर से फॉलो करेगा। और पीरियोडिक मोशन का कंडीशन वही है कि एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद वो एक ही पाथ को या एक मोशन को बार बार रिपीट करें। सो इन दैट केस ऑसिलेशन मीन पोजिशन से अपने दोनों साइड में ये मोशन करता है। सो व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, या दिस इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, या इसको हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, और इसी को वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है या वाइब्रेशनल मोशन भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, व्हाट इज हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज वाइब्रेशनल मोशन, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, all these are the same. So what will be the definition of oscillatory motion? If a body moves back and forth repeatedly about its mean position. If any body moves back and forth about forth repeatedly about its mean position, then this motion is known as what? Oscillatory motion. एग्जाम्पल देख लेंगे। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल बताइए। फर्स्ट वन जिसके बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया, दैट इज पेंडुलम। यह है पेंडुलम। पेंडुलम के मीन पोजीशन में अगर हम उसको स्टेबल रखे हुए हैं, हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो सीधा ऐसे इस तरीके से होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा जर्क देंगे या थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे फोर्स देके, तो इसको छोड़ने के बाद ये क्या करेगा, ऐसे इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। अनदर एग्जाम्पल इज दैट मोशन ऑफ पिस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल। पिस्टन जो होता है ये ऐसे इस तरीके से, इसके अंदर में ये पिस्टन होता है और ये बैक एंड फोर्थ क्या करता है, मोशन करता है। ये भी एक प्रकार का क्या मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। गिटार में ऐसे वायर होता है, ये आपका गिटार हो गया। अब इस गिटार में जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, इसको हम किसी नॉब के थ्रू क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जर्क देते हैं या थोड़ा सा इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये कैसे वाइब्रेट होता है। ये जो वाइब्रेट होता है, मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग है, तो ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन या अलोंग स्ट्रिंग का जो हमने एलोंगेशन किया हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, इसका वाइब्रेशन होता है। एंड दिस वाइब्रेशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। क्योंकि यहां पर भी ये इसका मीन पोजीशन हो गया और मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो दोनों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन, हमने टाइम पीरियड देखा था, फ्रीक्वेंसी बताना मैंने भूल गया था। लेट अस सी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज द टाइम इंटरवल आफ्टर विच मोशन स्टार्ट रिपीटेशन, या पाथ फिर से रिपीटेशन होना स्टार्ट होता है, दैट इज द टाइम पीरियड। स्मॉलेस्ट टाइम आफ्टर विच द पाथ इज रिपीटेड। नाउ फ्रीक्वेंसी of periodic motion. So in case periodic motion we have a frequency, and in case oscillation we have also frequency of a oscillatory motion.
So frequency, what is frequency? Frequency is the amount number of oscillations या number of periodic motions, कंप्लीट रोटेशन जिसको बोल सकते हैं या कंप्लीट मोशन बोल सकते हैं, कि एक बार जो पाथ कंप्लीट करता है. फॉर एग्जांपल हम वॉच का एग्जांपल ले लेते हैं. वॉच यहां से स्टार्ट होता है और एक कंप्लीट यहां तक जाता है. ठीक, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, उसको हम एक कंप्लीट पीरियोडिक मोशन बोलेंगे. 2 बार करेगा तो 2 बार पीरियोडिक मोशन, 3 बार करेगा तो 3 कंप्लीट रोटेशन होगा. इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन पर यूनिट टाइम. फ्रीक्वेंसी मतलब पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन पर यूनिट टाइम. तो डेफिनेशन में इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिपीटेशंस. वो अपने पीरियोडिक मोशन को कितने बार रिपीट कर रहा है पर यूनिट टाइम में. पर यूनिट टाइम को हम ले सकते हैं या तो पर सेकंड या सेकंड इनवर्स. पर यूनिट टाइम को हम ले सकते हैं पर मिनट इनवर्स, पर मिनट या मिनट इनवर्स, या ले सकते हैं और इनवर्स. सो फ्रॉम द डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन इज द नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ रिपीटेशन पर यूनिट टाइम, या इन केस अगर ऑसिलेशन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम मतलब if there is n number of oscillations per unit time, then frequency, and now here frequency is represented by nu, NEU. ऐसा मैं इसको प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको बता रहा हूं कि न्यू बोलते हैं इसको. रिप्रेजेंटेशन या इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ओनली न्यू, ऐसा लिखेंगे. और अगर n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहा है या n नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो रहा है पर यूनिट टाइम पर सेकंड, सो फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी हाउ मच? n. एंड यूनिट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी विल बी हाउ मच? पर यूनिट टाइम मीन्स सेकंड इनवर्स. सो सेकंड इनवर्स. और इसका जो SI यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, क्योंकि जो सेकंड होता है वो टाइम का SI यूनिट होता है. लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका जो SI यूनिट दिया हुआ है दैट इज हर्ट्ज. और इस साइंटिस्ट का नाम था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज. उनके नाम पर ही ये सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज के बराबर SI यूनिट लिया गया है, दैट इज 1 सेकंड इनवर्स. 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स, या ये भी बोल सकते हैं 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या 1 नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट सेकंड. दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड कैपिटल T एंड फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रोटेशन या 1 रिपीटेशन. एक रिपीटेशन करने के लिए जितना टाइम लगता है या रिपीटेशन स्टार्ट करने से पहले का जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम. तो इन दोनों का जो रिलेशन बनता है दिस इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू 1/T, क्योंकि ये है नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन एंड दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये आता है न्यू इज इक्वल टू 1/T. इसलिए इसका जो हमने जो यूनिट देखा था सेकंड इनवर्स आता है जिसको हम हर्ट्ज से डिनोट करते हैं. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. टाइम इज अनदर थिंग एंड टाइम पीरियड इज अनदर थिंग.
याद रखेंगे, टाइम अलग चीजें हैं और टाइम पीरियड अलग चीज है। टाइम पीरियड एक कंप्लीट ऑसिलेशन या एक कंप्लीट रिपीटेशन कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। नाउ डिस्प्लेसमेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हमने जो ऑसिलेशन करा रहे हैं, कोई भी बॉडी ऑसिलेशन कर रहा हो रहा है, मतलब उस बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, और जब हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पेंडुलम का। हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेट अस सी, डिस्प्लेसमेंट जब टू एंड फ्रो ऑसिलेशन करेगा या पीरियोडिक मोशन करेगा तो बॉडी का मूवमेंट होगा। बॉडी का मूवमेंट होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द, या displacement can be defined as the change in position vector of a object. Change in position vector of ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर को जब हम चेंज करते हैं तो वो जो चेंज होता है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ या एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द सब्सटेंस, वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, यू हैव टू रिमेंबर दैट, स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए यहां पर हमने लिखा है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम जो मूवमेंट ऑसिलेशन करा रहे हैं, पीरियोडिक मोशन हो रहा है, उसके पोजीशन में कैसे चेंज हो रहा है, लेट अस सी। पेंडुलम का एग्जांपल ले रहे हैं। दिस इज पेंडुलम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर है, जहां पर ये आके स्टेबल हो जाता है। यहां पर इस पोजीशन पर हम ला के रखेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ये मीन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। यहाँ पर फोर्स, जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीज एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इन दैट केस हम देखेंगे कि जब इस पर हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पर हम देखेंगे कि ये जो चेंज कर रहे हैं दैट इज एक्स, तो यहां से इसके पोजीशन को चेंज करके हमने यहां पर रख दिया, एंड दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी या ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, तो उसमें जो ऑसिलेशन होता है किसी टाइम इंस्टेंट में होता है। टाइम के चेंज होने के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो चेंज होते जाती है। यहां पर हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर, मान लेते हैं t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर यहां पर ला के रखे हुए हैं, और t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर वहां से छोड़ेंगे तो यहां पर t1 टाइम पर यहां पर आएगा, t2 टाइम पर यहां पर आएगा, फिर t3 टाइम पर फिर वहां पर वापस आएगा, और t4 टाइम पर फिर यहां पर आ जाएगा। टाइम के साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। समझ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में वेरिएट कर रहा है इन केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो इसी को हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम चेंज होने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होते जा रही है। दैट इज द फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा।
I think so. So that's all for today's online class. Thank you one and all. And next lecture में हम देखेंगे कि इसका जो फंक्शन है, टाइम का फंक्शन कैसे होता है, कैसे चेंज होता है. So that's all for today's online class. Thank you.